हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई खौफनाक हॉरर स्टोरी में। एक गांव जहां एक नर पिशाच का आतंक फैला हुआ था। वहां हर रात कोई न कोई आदमी या औरत गायब हो जाते थे और हर रात डर का एक मंजर ये बना हुआ रहता था। तो आइए जानते हैं इस गांव के लोग कैसे इस नर पिशाच से मुक्ति पा पाएंगे। छत पर खड़ी जेनेलिया पश्चिम की ओर बड़ी ध्यान से देख रही थी। सूरज दिन भर की लंबी यात्रा करने के बाद पश्चिम दिशा में आ चुका था। आसमान का रंग सिंदूरी हो उठा था। आज शाम बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन जेनेलिया का ध्यान कहीं और था। वह कुछ सोचकर बहुत ही ज्यादा चिंता में थी। जेनेलिया पिछली रात की घटना में खोई हुई थी, जब उसने कुछ विचित्र सा देखा था। जब उसका सामना विलियम डिसूजा से हुआ। हालांकि शाम बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जेनेलिया के दिमाग में कुछ विचार आंधियों की तरह उमड़ पड़े थे। उसकी तवज्जो शाम की खूबसूरती की ओर नहीं, बल्कि उन सवालों की ओर थी जो विलियम डिसूजा नाम के उस शख्स के कारण वजूद में आए थे। अचानक विलियम की चीख सुनकर उसके सारे विचारों की श्रृंखला टूटी और वह छत से दौड़ पड़ी। विलियम डिसूजा प्रार्थना हॉल में ही गला फाड़ कर चिल्लाया था। जेनेलिया बुरी तरह से घबराई हुई थी। उसके माथे के पसीने बयां कर रहे थे कि वह इन घटनाओं के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। उसने बहुत बड़ी आफत मोल ले ली थी, जिसका समाधान उस चर्च के फादर ही कर सकते थे। फादर एंथनी डिकोस्टा 4 दिनों से शहर किसी काम से गए थे। आज सूर्यास्त से पहले आने का वादा करके गए थे। शायद उनके आने के बाद जेनेलिया का डर कम हो सके। प्रार्थना हॉल में कदम रखते ही जेनेलिया को अपने सवाल का जवाब मिल गया। उसने देखा कि फादर एंथनी डिकोस्टा वहीं खड़े थे और वहां एक लोहे के खंबे में विलियम डिसूजा बंधा हुआ था। उसका शरीर किसी बेजान लाश की तरह रस्सी के सहारे बंधे होने की वजह से काफी दयनीय स्थिति में था। जेनेलिया ने डरी और सहमी नजर से पहले विलियम डिसूजा की तरफ देखा। उसके बाद फादर एंथनी डिकोस्टा की तरफ देखते ही एक लंबी और गहरी राहत भरी सांस ली। फादर को देखते ही उसके जान में जान आ गई थी। अचानक फादर डिकोस्टा आगे बढ़े और विलियम डिसूजा के माथे पर अपनी हथेली रखी। फादर डिकोस्टा को 440 वोल्ट का करारा झटका लगा। उन्होंने खुद को संभाला और जेनेलिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसका जिस्म इतना ठंडा क्यों है? इतना सुनते ही जेनेलिया विलियम डिसूजा के करीब आई और उसके धड़कनों पर अपने कान को रखने के बाद बोली, फादर, इसकी धड़कनों में किसी तरह की कोई भी हलचल नहीं है। यह सुनते ही फादर बंधे हुए विलियम डिसूजा के करीब आए और गुस्सा होते हुए बोले, क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? उन्होंने उसका नब्ज टटोला तो उसमें भी कोई हलचल नहीं पाई। वह काफी चिंतित हो गए। वह लगभग आश्चर्य और डर के मिश्रित स्वर में बोले, इसका हर अंग किसी मुर्दे की तरह बिल्कुल ही सुन्न है। यह संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। यह कहने के साथ वह झट से 2 कदम पीछे हटे और बोले, इसका शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा और धड़कनें तो बिल्कुल ही बंद है, और ऐसे लक्षण तो किसी नर पिशाच। फादर एंथनी डिकोस्टा का इतना कहना ही था कि उस लोहे के खंभे में बंधे इंसान ने अपना सिर ऊपर उठा लिया और जोर जोर से अपनी कर्कश आवाज में चीख उठा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां मौजूद उस चर्च के प्रार्थना स्थल में खड़े सभी ने अपने कानों को अपनी हथेलियों से बंद कर लिया। उस इंसान के 2 लंबे लंबे दांत उभर आए थे, जिससे खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर रही थी। उसने देखते ही देखते अपने उन मजबूत दांतों से उस रस्से को काटना शुरू किया और अगले ही पल वह आजाद हो गया। रस्सी को काटना उसके बाएं हाथ का खेल था। पलक झपकते ही वह अब सभी की नजरों से ओझल हो चुका था। सभी आंखें फाड़ फाड़ कर उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ वह शख्स अभी अभी भागा था। उसने यह सब इतनी फुर्ती से किया कि किसी के उसकी इस हरकत की भनक तक नहीं लगी। वह उन लोगों से काफी दूर जा चुका था। फादर एंथनी डिकोस्टा धीमे कदम से जेनेलिया की तरफ बढ़े। जेनेलिया अभी उसी दिशा में देख रही थी और किसी विचारों में खोई हुई थी। फादर एंथनी डिकोस्टा उसे हिलाते हुए बोले, जेनेलिया, वह शख्स कौन था और वह तुम्हें कहाँ मिला? जेनेलिया ने यह सुनते ही रोती सी सूरत बनाई और बोली, फादर, मैं कुछ नहीं जानती। बस मुझे इतना पता है कि कल रात किसी वक्त कई कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी। जब काफ़ी देर तक आवाज़ शांत नहीं हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो देखा कि बिजली गुल थी। मैंने टॉर्च जलाया और घड़ी में समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं अपने रूम में मोमबत्ती जलाई और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कुत्तों के रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैंने अपनी खिड़की से टॉर्च जलाकर उस आवाज़ की दिशा में किया तो मुझे एहसास हुआ कि वह आवाज़ मेरे कमरे के पीछे उस सुनसान कब्रिस्तान से ही आ रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे 4 से 5 कुत्तों का एक झुंड दिखाई दिया जो किसी कब्र के ऊपर खड़े होकर आसमान में मुंह उठाकर रो रहे थे। उनके रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा खराब थी
कि ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के नीचे लेटे उस इंसान की मौत का मातम मना रहे हों। तभी मेरा ध्यान उस कब्र के पास एक कुत्ते पर पड़ा जो बिना किसी हलचल के लेटा हुआ था। उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। इतनी तेज बारिश में उसके शरीर में कोई हलचल ना होना मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर गया। मैंने झट से टॉर्च को सख्ती से पकड़ा और ठीक उसी वक्त उस कब्रिस्तान में जाने का निर्णय लिया। हवाओं का जोर बहुत तेज था। मैं एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में छतरी लिए वहां जा पहुंची। उन कुत्तों पर मेरे वहां होने का कोई भी असर नहीं पड़ा और मेरे वहां पहुंचने के बाद भी कुत्तों के रोने का क्रम जारी रहा। तभी मैंने उस कब्र के पास में पड़े हुए उस लेटे हुए कुत्ते को टटोलने की कोशिश की तो देखा कि वह मर चुका था और उसके शरीर से किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। उसके गले से लगातार खून बह रहा था, जिसे से वह बारिश की बूंदें भी धूमिल करने में नाकामयाब थी। उस कुत्ते का शरीर एकदम मरियल सा लग रहा था, मानो जैसे उसके जिस्म में रक्त की एक भी बूंद न बची हो। उसकी यह दयनीय हालत देखकर ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर से सारा खून चूस गया हो। मैंने जैसे ही उस जगह से उठने की कोशिश करी तभी मेरी नज़र कब्र की दूसरी तरफ गई। मैं देखकर एकदम से चौकन्नी रह गई कि वहाँ कोई इंसान लेटा हुआ था। उसे इस तरह से रात के इस पहर में देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने उसके करीब जाकर देखा तो उसके होठों से खून की पतली धारा बह रही थी। उसके खोपड़ी के आसपास वाला जमीन का हिस्सा बेहद ही सुर्ख लाल था। शायद वहाँ खून की बूंदें काफी मात्रा में इकट्ठी हो चुकी थी। मैंने उस शख्स को अपने चर्च के चौकीदार की मदद से इस चर्च में प्रार्थना के भवन में लाने को कहा। उसे जैसे ही यहाँ जमीन पर लिटाया गया उसकी आंखें खुल गई और उस अंधेरे में उसकी लाल गाढ़ी आंखें चमक उठी। उसकी आंखें किसी शैतान की तरह डरावनी थी। तभी वह अगले पल बिजली ही फूटती से उठा और चौकीदार पर झपट पड़ा। उसने झट से चौकीदार के गले पर अपने चमचमाते नुकीले दांत चुभो दिए। देखते ही देखते वह उसके शरीर से सारा रक्त चूस गया और उसे किसी गेंद की तरह दूसरी तरफ फेंक दिया। अब उसका अगला शिकार मैं थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी सुर्ख लाल आंखें फिर से किसी शैतान की तरह चमक उठी। वह मेरी तरफ झपटा। अफसोस कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि मैं वहीं पास में पड़े जीसस क्राइस्ट के पवित्र क्रॉस को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। जैसे ही उसने मेरे जिस्म को पकड़कर अपने नुकीले दांतों को मेरे गर्दन में चुभोना चाहा, मैंने झट से वह पवित्र क्रॉस उसके माथे से लगा दिया। मेरे ऐसा करते ही अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना समय गंवाए उसे इस लोहे के खंभे से बांध दिया। मैंने उसके जेब की तलाशी ली तो देखकर चौंक गई। उसके पर्स में उसका एक पहचान पत्र था जिस पर उसकी एक छोटी सी तस्वीर चिपकी हुई थी। उस तस्वीर के नीचे उसका नाम विलियम डिसूजा लिखा हुआ था और उसकी जन्म तिथि 13 नवंबर 1813 लिखी हुई थी, जो कि तकरीबन 200 साल पहले की लिखी हुई थी। मुझे पता था कि यह शैतान जब फिर से जगेगा तो मैं इसका अकेले सामना नहीं कर सकती। मुझे यह भी पता था कि आज सूर्यास्त से पहले आप इस चर्च में वापस ज़रूर आएंगे, इसलिए मैं आज से सारा दिन छत पर ही आपकी राह ताक रही थी। जेनेलिया ने वह सब कुछ बता दिया था जो वह उस विलियम डिसूजा के बारे में जानती थी। यह सब सुनने के बाद फादर एंथनी डिकोस्टा बोले, मैं अब तुम्हें कुछ बेहद ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो क्योंकि यह आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। जेनेलिया, तुम्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वह विलियम डिसूजा कोई और नहीं बल्कि एक नर पिशाच है। फादर डिकोस्टा के मुंह से यह सुनते ही जेनेलिया चौंक उठी और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, क्या नर पिशाच? जेनेलिया की बातें सुनते ही फादर डिकोस्टा बोले, हाँ, वह एक नर पिशाच ही है। वह हर 32 साल में इस चर्च में एक बार ज़रूर आता है और वह लगातार 2 रात में से एक रात को इस चर्च के फादर के खून से अपनी प्यास बुझा कर ही जाता है। आज से ठीक 32 साल पहले भी वह इसी चर्च में आया था और इस चर्च के पिछले फादर को अपना शिकार बना गया था। वह यह खेल कई दशकों से खेलता चला आ रहा है। लेकिन फादर, यह सब आपको कैसे पता कि वह नर पिशाच ही है? और इसकी क्या गारंटी है कि हर 32 साल में चर्च के फादर को ज़रूर मारता है? शायद तुमने ठीक से समझा नहीं। वह नर पिशाच हर अमावस की रात को अपना शिकार किसी इंसान या जानवर को बनाता है। वह उसके शरीर से सारा रक्त चूसकर अपनी प्यास बुझाता है, जैसा कि मैंने अभी अभी तुमको बताया कि इस चर्च के पिछले फादर को नर पिशाच ने ही अपना शिकार बनाया था। उनके जाते ही चर्च काफ़ी सालों तक यूं ही वीरान पड़ा रहा, क्योंकि मैंने उस रात इस चर्च के फादर को मरते हुए काफ़ी पास से देखा था। उस समय मेरी उम्र मात्र 11 वर्ष की रही थी। मैं बदनसीब उस फादर का मरहूम पुत्र हूँ। मैंने उसी वक्त यह निर्णय कर लिया था कि मैं इस नर पिशाच का खात्मा करके ही दम लूँगा। मैंने 32 साल तक इस घड़ी के आने का इंतज़ार किया है। अब उस नर पिशाच की मौत मेरे हाथों ही लिखी है।
उसे कोई बदल नहीं सकता। अपनी 43 साल की उम्र तक मैंने उस नरपिशाच के खात्मे के लिए बहुत मेहनत की है। अब इन सब का निचोड़ जल्द ही निकलने वाला है। मुझे इस रहस्य से भी पर्दा उठाना है कि आखिर उसे इस चर्च से ऐसी कौन सी पुरानी रंजिश है जिसकी प्यास वह इस चर्च के फादर को मार कर ही बुझाता है। सन 1819 में पोली जोंडोर कुत रचना द ड्रैकुला के प्रशासन के साथ ही आधुनिक कथा जगत में करिश्माई और कृत्रिम पिशाच का आविर्भाव हुआ। हालांकि ब्रैम स्टोकर ने सन 1897 में प्रकाशित उपन्यास ड्रैकुला को सर्वोत्तम उपन्यास के रूप में याद किया, जिसने पिशाच कथा साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार की। हालांकि यूरोपीय लोक कथाओं में ऐसी अनेक बातों का पता लगा जिसमें नर पिशाच के बारे में ऐसी रिपोर्ट थी कि वे आमतौर पर देखने में फूले हुए रक्ताभ या पीले बैगनी या काले रंग जैसे। उनकी इन चारित्रिक विशेषताओं को अक्सर आजकल के रक्त पीने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वास्तव में अक्सर कफन में लिपटे या ताबूत में लेटे शव के नाक और मुंह से खून रिसता हुआ देखा गया और बाईं आंख को अक्सर खुला हुआ पाया गया। यह पारदर्शी कफन में लिपटा हुआ कब्र में दफन जिसके दांत, बाल और नाखून बड़े हो गए, जबकि आमतौर पर ऐसे नुकीले दांत किसी के भी नहीं देखे जाते थे। फादर डिकोस्टा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे आज भी याद है जब मैं 11 साल का था तब मेरे पिताजी ने इस नर पिशाच को मारने के लिए बहुत प्रयास किए। नर पिशाच की पहचान के लिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके। उन्हें पता था कि नर पिशाच रात के अंधेरे में ही निकलता था और बाकी समय वह अपने कब्र में ही लेटा रहता था। देखो, हमारे पास आज रात 12 बजे तक का ही समय है। इस वक्त घड़ी में 7 बज रहे हैं, तो हमारे पास तकरीबन 5 घंटे का समय है जो इस काम को करने के लिए पर्याप्त होगा। आज रात 12 बजे से पहले यदि उसे खत्म नहीं किया तो मेरे 32 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इतने सालों से इस नर पिशाच के अंत के सारे उपाय समझ चुका हूँ। बस ज़रूरत है तो उन उपायों को सही तरीके से प्रयोग करके उसका जल्द से जल्द अंत कर दिया जाए। उस प्रार्थना भवन में सभी फादर डिकोस्टा की बातें ध्यान से सुन रहे थे। सभी को फादर पर पूरा विश्वास था कि आज नर पिशाच का अंत हो ही जाएगा। बस ज़रूरत थी तो इस मुसीबत की घड़ी में एकजुटता दिखाने की। प्रार्थना सभा की भीड़ में एक व्यक्ति बोला, फादर, हम सब आपकी मदद के लिए पूर्णतः तैयार हैं। यदि उसके अंत के लिए हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके ऐसा कहते ही सभी एक साथ सुर में बोलने लगे। सभी को एक साथ एकजुट देखकर फादर डिकोस्टा बहुत खुश थे। वह इस बार तेज आवाज में बोले, देखो, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा भी बोलूं बस वैसा करते जाओ। मुझे जल्दी से एक काला घोड़ा और 25 वर्ष की एक कुंवारी लड़की चाहिए। 25 वर्ष की कुंवारी लड़की का नाम सुनते ही वहां मौजूद प्रार्थना भवन में खुसर फुसर शुरू हो गई। इस तरह की बात करने से सभी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। वहां खड़े एक शख्स ने साहस करते हुए कहा, फादर, हम सभी जानना चाहते हैं कि आपको 25 वर्ष की कुंवारी लड़की ही क्यों चाहिए? क्या उसकी जगह 25 वर्ष का कुंवारा लड़का नहीं चलेगा? फादर डिकोस्टा उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराए और बोले, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 32 साल नर पिशाच के रहस्यों को जानने, समझने और उसका खात्मा कैसे करें यह जानने में ही लगा दिए। मैंने बहुत बारीकी से बहुत से अभ्यास किए हैं जो कि नर पिशाच के अंत में काम आएंगे। मेरे प्रयोग और मुझ पर पूरा भरोसा है। उस लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप लोग भी मुझ पर भरोसा करो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सभी यहाँ से जाओ और मुझे आधे घंटे के अंदर एक काला घोड़ा और 25 वर्ष की एक कुंवारी लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। तभी उस निर्पिशाच का खात्मा संभव है। कुछ ही पल में वह प्रार्थना भवन खाली हो चुका था। फादर डिकोस्टा वहीं बैठकर ख्यालों में खो गए। क्या मैं सच में उस खतरनाक निर्पिशाच से लोगों को मुक्त कर पाऊंगा? इस जंग में मेरी हार हो या जीत, मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही होगी। बाकी आगे क्या होगा मैं अपने गॉड पर छोड़ता हूँ। कहते हुए फादर डिकोस्टा वहीं चिंतन में खो गए। उन्होंने अपने पिछले 32 सालों की जिंदगी को शुरू से याद करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फादर बनने तक की मेहनत और लगन के पीछे अपने पिता को प्रेरणा माना था और आज उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए इतिहास रचने के करीब था। उनसे पूरी उम्मीद थी कि अपने पिता की अधूरी इच्छा को आप जरूर पूरी कर लेंगे। उसे खुद पर भरोसा और अपनी योजनाओं पर भी पूरा भरोसा था। फादर, क्या वहाँ आप हो? तभी फादर डिकोस्टा के पीछे से आवाज आई तो उनका ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने पलट कर देखा तो जेनेलिया वहाँ खड़ी थी और फादर डिकोस्टा की तरफ दयालु भाव से देख रही थी। फादर, आपके कहे अनुसार घोड़े का इंतजाम हो चुका है, लेकिन क्या जेनेलिया? बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि इस काम के लिए कोई भी 25 वर्ष की कुंवारी लड़की नहीं मिल पाई।
मैंने लगभग आसपास के हर गांव और कस्बों में इसका पता किया, लेकिन मुझे अफ़सोस है कि मैं खाली हाथ ही वापस आई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? मुझे लगता है तुमने पूरी तरह से कोशिश नहीं करी। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है फ़ादर। मैंने अपने सामर्थ्य से हर संभव कोशिश की, लेकिन हमें सिवाय काले घोड़े के और कुछ भी हाथ नहीं लगा। ज़ेनेलिया, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ फ़ादर, आप जो भी कहना चाहते हो बेहिचक कहो। जहाँ तक मैं सही हूँ, तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई और अभी तुम पिछले महीने ही 25 वर्ष की हुई हो। यह कहकर वक़्त फ़ादर की आँखों में विशेष प्रकार की चमक थी, ऐसी चमक जैसे किसी धूर्त और चालाक लोमड़ी की आँखों में होती है। उसकी चमक कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ज़ेनेलिया के 25 वर्ष के होने की पूरी जानकारी फ़ादर डिकोस्टा को थी और वह अब बस पूछने के नाम पर महज़ एक औपचारिकता ही पूरी कर रहा था। ज़ेनेलिया फ़ादर की बात सुनते डरी और सहमी आवाज़ में धीरे से सिर को हिलाते हुए बोली, "यस फ़ादर, मैं हूँ तो, लेकिन..." यह कहते-कहते वह अटक गई, जैसे उसे पता हो कि वे इस नर पिशाच की खूनी जंग में बलि का बकरा बनाने की तैयारी में हो। ज़ेनेलिया की बात सुनते ही फ़ादर डिकोस्टा उसके करीब आए और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, "तुम नहीं जानती ज़ेनेलिया, तुमने मेरा कितना बड़ा काम आसान कर दिया है। तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस मदद को संसार कभी नहीं भूलेगा। तुम्हारे केवल हाँ कहने से कई घरों के चिराग अब नहीं बुझेंगे।" वह नहीं जानती थी कि फ़ादर डिकोस्टा को उसके उम्र का इतना सटीक अंदाज़ा होगा। खैर, वह इस पुण्य कार्य को करने में योगदान देने से पीछे भी नहीं हट सकती थी। इस तरह हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ज़ेनेलिया फ़ादर डिकोस्टा को इनकार नहीं कर सकी। वह 2 कदम आगे बढ़ी और बोली, "फ़ादर, मैं उस अविवाहित युवती की जगह लेने को तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा?" वह ज़रूर इस वक्त किसी न किसी कब्र में लेटा आराम फरमा रहा होगा और आज इस अमावस की रात को 12 बजने का इंतज़ार कर रहा होगा। देखो ज़ेनेलिया, हमें नर पिशाच को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उस तक पहुँचना होगा। उसके कब्र तक पहुँचने के लिए उसकी कब्र की पहचान करनी होगी। नर पिशाच के कब्र की पहचान करने का एक तरीका है कि कुंवारी लड़की को काले घोड़े पर बिठाकर किसी कब्रगाह या गिरजा की ज़मीन से होकर गुजरना होगा। घोड़ा अगर कब्र के आसपास अजीब सी हरकत करने लगे तो समझ जाओ कि उस जगह के आसपास ही उस पिशाच की कब्र है। फ़ादर डिकोस्टा की बात को ज़ेनेलिया ने ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अपने जहन में उतार लिया। फ़ादर डिकोस्टा ने उसे एक काले रंग का विशेष पोशाक दिया जो कि एड़ी से लेकर चोटी तक लंबी थी। यह एक विशेष प्रकार का लबादा था जिसमें एक नकाब भी लगा हुआ था। बाहर देखने के लिए उस नकाब में 2 छेद पहले से बनाए हुए थे। ज़ेनेलिया, जल्दी से यह पोशाक पहन कर आओ और ध्यान रहे कि जब यह पोशाक पहनो तो शरीर पर इसके अतिरिक्त कोई भी किसी तरह का अंदर वस्त्र नहीं होना चाहिए। फ़ादर डिकोस्टा के हाथों से वह उस विशेष पोशाक को लेकर ज़ेनेलिया अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा उसी प्रार्थना भवन के पीछे ही था। वह इस चर्च में बचपन से ही सेवा कर रही थी। उसने अपना संपूर्ण जीवन इस चर्च के नाम कर दिया था। आज उसे इस विशेष पोशाक को पहनते हुए ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन अब कुर्बान होने वाला था। उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी। वह कहीं न कहीं भविष्य में होने वाली गतिविधियों को लेकर आशंकित थी। ज़ेनेलिया इतना तो समझ गई थी कि इस मंगल कार्य में योगदान करने के लिए वह बलि का बकरा बनाई गई है। वह कुछ पल में ही अब चमचमाते काले घोड़े के ऊपर सवार थी। फ़ादर अपने हाथों में क्रॉस को पकड़े हुए कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद वह गॉड से उसके सकुशल लौटने की कामना कर रहे थे। जैसे ही फ़ादर डिकोस्टा के होंठ शांत हुए, उस काले घोड़े ने तेज़ी से हिनहाना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने अपने आगे की दोनों टांगों को हवा में उठाया। वह तो शुक्र था कि ज़ेनेलिया ने उस घोड़े को लगाम को वक्त रहते थाम लिया, नहीं तो वह ज़मीन पर आधे मुँह गिर सकती थी। वह घोड़ा हिनहिनाता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वह अब हवा से बातें करता हुआ सब पर दौड़ रहा था। ज़ेनेलिया किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह इस घोड़े पर पहली बार बैठी हो। वह अब इस पर पूरी तरह से नियंत्रण करने में सक्षम थी। वह काला घोड़ा आसपास के कई गांवों के इलाके में बेतहाशा दौड़ रहा था। सभी उस घोड़े के रुकने का इंतजार कर रहे थे। फादर डिकोस्टा ने घड़ी में वक्त देखा तो 10:30 का वक्त हो गया था। घड़ी में बढ़ते हर पल के साथ धड़कनें अब तेज होती जा रही थी। सभी ज़ेनेलिया के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। कहीं न कहीं अब फादर डिकोस्टा के चेहरे पर भी असफलता के बादल गिरने लगे थे। वह अब काफ़ी चिंतित थे, लेकिन दूसरी तरफ वह आश्वस्त भी थे कि वह काला घोड़ा लौटकर वापस ज़रूर आएगा। उन्होंने अपने प्रयोगों पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। तभी कहीं दूर से घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। फादर डिकोस्टा दौड़कर बाहर निकले। वह अब चर्च के बाहर खड़े थे। थोड़ी देर में वहीं खड़े रहने पर कोई आकृति उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। जैसे ही उनकी नज़र उस घोड़े पर पड़ी, उनकी बाहें छिल गईं।
जेनेलिया अभी उस घोड़े की पीठ पर ही सवार थी। अगले ही पल वह काला घोड़ा साएं की आवाज़ करता हुआ फादर के सामने से निकल गया। यह देखकर फादर डिकोस्टा की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह उनकी योजना के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं था। फादर डिकोस्टा उसके पीछे भागे। उन्होंने देखा कि वह काला घोड़ा उस चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान के पास जाकर रुक गया। फादर डिकोस्टा भी उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। अचानक उस काले घोड़े ने अपनी टांगों को उठाकर एक जोरदार झटका दिया, जिसकी वजह से जेनेलिया पीछे गिर पड़ी। वह घोड़ा वहां से मुड़ा और किसी अंधेरे में गुम हो गया। फादर डिकोस्टा ने देखा कि जेनेलिया बेसुध होकर जमीन पर गिरी हुई थी और उसके आंखों से आंसू की धारा उसके गले से होते हुए उसके कानों तक जा रही थी। थोड़ा और करीब आने पर फादर डिकोस्टा ने देखा कि जेनेलिया के वक्ष स्थल के पास वाले हिस्से पर पोशाक थोड़ा सा फटा हुआ था। उसे इस तरह कभी इतना बेबस नहीं देखा था। फादर ने उसके वक्ष को पूर्व स्थिति में करते हुए उसके जिस्म को हिलाया और बोले, जेनेलिया, क्या तुम ठीक हो? जेनेलिया की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फादर डिकोस्टा ने उसकी नब्ज टटोली तो कोई हलचल नहीं हुई। फादर डिकोस्टा ने अपने कानों को उसके वक्ष स्थल के पास ले जाते हुए उसकी धड़कनों की रफ्तार जानने का प्रयास किया तो पता चला कि धड़कनें अभी ठीक से काम कर रही थी। जेनेलिया के छाती के पास एक अजीब किस्म की गर्मी महसूस हुई। फादर डिकोस्टा ने झट से अपना सिर उस जगह से हटाया। फादर डिकोस्टा उसे उसी तरह से अकेला छोड़कर कहीं चले गए। थोड़ी देर में जब वह वापस आए तो उनके पास एक झोला था जिसमें कुछ सामान था। शायद उन्होंने इस सामान को पहले से तैयार करके रखा हुआ था। उन्हें पता था कि सारे सामान का आगे चलकर आज ज़रूरत पड़ने वाली थी। फादर डिकोस्टा ने उसके मुंह पर कुछ छिड़का। ऐसा करते ही जेनेलिया झट से उठकर बैठ गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए। जैसे ही उसकी नज़र नीचे पड़ी वह चौंक कर खड़ी हो गई। वह किसी कब्र के ऊपर लेटी हुई थी। उसने फादर डिकोस्टा की तरफ देखकर सहमे हुए देखा, जैसे वह उनसे कोई जवाब सुनना चाहती हो। हाँ जेनेलिया, यह कब्र उसी नरपिशाच की है। हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनते ही जेनेलिया के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह मन ही मन बहुत से सवालों में गिर गई। वह समझ गई थी कि अब उसे वैसा ही करना था जैसा फादर डिकोस्टा चाहते थे। वह उनके अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। जेनेलिया, ध्यान से देखो, क्या इस कब्र के ऊपर मिट्टी में कोई सुराग दिखाई दे रहा है? उसने फादर डिकोस्टा के हाथों से मिट्टी का तेल का लैंप लिया और उस कब्र का सूक्ष्म निरीक्षण करने में लग गई। कुछ कदम चलने के बाद वह एक जगह रुक गई और उस कब्र के एक हिस्से की तरफ अपनी उंगली से इशारा करने लगी। उसको ऐसा करते देख फादर डिकोस्टा बोले, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें खुश होना चाहिए। यह देखो, यह सुराग की बात पुष्टि करता है कि यह कब्र उसी नरपिशाच की है। अब तुम 4 कदम पीछे हटो, क्योंकि इस कब्र के खोलने का समय आ चुका है। यह सुनते ही जेनेलिया झट से पीछे हट गई। फादर डिकोस्टा पूरे दमखम से उस कब्र को खोलने में लग गए। कुछ ही पलों में वह उस कब्र को खोलने में कामयाब हो गए। कब्र खोलते ही अंदर एक ताबूत दिखा। जेनेलिया और फादर डिकोस्टा दोनों ध्यान से उस ताबूत को देखने लगे। उस ताबूत को देखते ही फादर डिकोस्टा को जेनेलिया की उस बात का ध्यान आया जो उसने पिछले महीने अमावस की रात की अगली सुबह बताया था। उसने बताया था कि चर्च के आसपास मवेशियों, भेड़ों, कुत्तों की आए दिन हत्या होती रहती है। हर मृतक के गले पर 2 गहरे सुराख होते थे। यह खौफ लोगों पर इस कदर हावी हुआ था कि लोगों ने आसपास के इलाके को खाली कर दिया था। सूर्यास्त के बाद चर्च के आसपास कोई भी भटकने की हिम्मत तक नहीं करता था। जेनेलिया ने यह भी बताया कि यह सारी मौतें अचानक हुई थी। पंचनामा में भी यह साबित नहीं हो पाया कि सारी मौतें कैसी हुई। इस सनसनीखेज रिपोर्ट की वजह से लोगों में भय ने दस्तक दे दी थी। जेनेलिया ने यह भी बताया कि रिश्तेदारों या पड़ोसियों की मौत यह प्रमाणित करते हैं कि यह मौत का खेल किसी पिशाच का ही है। उसने बताया था कि पिशाच किसी नियत और निश्चित इलाके में ही सक्रिय रहते हैं। उसने गांव के कुछ लोगों से मिलकर उसके बारे में काफ़ी खोजबीन की, जिससे पता चला कि पिशाच छोटे मोटे भूतहा कार्यों के जरिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे, जैसे कि छतों पर पत्थर फेंकना, घर के सामानों को अस्त व्यस्त करना और सोते हुए लोगों पर दबाव डालना। वह इन लोगों को मरने से पहले इस तरह के कार्यों को अंजाम देकर लोगों को डराने का काम करते थे। वह इस बात को भली भांति जानते थे कि इस तरह की हरकतों से लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर किया जा सकता है, जिससे उनका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था और उससे अपना शिकार आसानी से बना लेता था। क्या हुआ फादर, आप किन ख्यालों में खो गए? 12 बजने में बस आधा घंटा ही बचा हुआ है। अचानक से जेनेलिया ने फादर को बाजू से पकड़कर हिलाते हुए उनका ध्यान तोड़ा। उसने अपने कलाई पर बंधी घड़ी को दिखाते हुए उन्हें आगाह भी किया था कि नरपिशाच के खात्मे के लिए उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ओह, मैं किसी पुरानी यादों में खो गया था। चलो कोई बात नहीं, इतना समय हमारे लिए काफ़ी है।
मैं भी इस पिशाच के वजूद को ख़त्म करके ही रहूँगा। यह कहने के साथ ही फादर डिकोस्टा ने एक तेज़ धारदार हथियार से ताबूत के लॉक को तोड़ दिया। वह वार इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वातावरण में लॉक टूटने की आवाज़ गूंज उठी। वो उस ताबूत के करीब आए और उन्होंने उस ताबूत के चारों तरफ कुछ पवित्र जल का छिड़काव किया। ऐसा करने के बाद जेनेलिया के करीब आए और बोले, जाओ जेनेलिया, मैंने अपना काम कर दिया है। अब तुम्हें इसका हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटाना होगा। मगर फादर, मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। घबराओ नहीं, मैंने इस ताबूत के चारों तरफ पवित्र जल डालकर कुछ देर के लिए इसे अपने वश में कर लिया है। ये अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं जैसा जैसा कहता जाऊँ, बस तुम मेरे निर्देश का पालन करती रहो। फादर डिकोस्टा की बात सुनते ही जेनेलिया ने फिर से अपना सिर हाँ में हिला दिया और उनकी आज्ञा का पालन करने लगी। जाओ, इस ताबूत के ढक्कन को खोलो और इसके अंत की ओर पहला कदम बढ़ाओ। यह निर्देश सुनते ही जेनेलिया मिट्टी के जलते लैंप को वहीं ज़मीन पर रखते हुए आगे बढ़ी। उसने एक झटके से उस ताबूत के ढक्कन को खोल दिया। ढक्कन खोलते ही वह 2 कदम पीछे हट गई। उसने उस ढक्कन को वहीं पास के ज़मीन पर रख दिया। मिट्टी के लैंप की मध्यम रोशनी उस पिशाच के धड़ वाले हिस्से तक जा रही थी। उस पिशाच का धड़ अपेक्षा से अधिक स्वस्थ और गोल-मटोल दिख रहा था। जेनेलिया को इस तरह हष्ट-पुष्ट देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह फादर डिकोस्टा की तरफ देखते हुए बोली, यह तो अद्भुत है। भला ये कैसे हो सकता है? यह तो पूरी तरह से स्वस्थ है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इतने सालों से इस ताबूत में रहने के बावजूद इसके शरीर से किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आ रही है। भला ये कैसे संभव हो सकता है? जेनेलिया की बात सुनते ही फादर डिकोस्टा मुस्कुराते हुए बोले, नर पिशाच वास्तव में रात्रिचर होते हैं। यह हर अमावस की रात ही अपने शिकार की तलाश में इस ताबूत से बाहर निकलते हैं। इसे जानवर, मवेशी या कोई इंसान जो भी पहले आसानी से मिल जाए, वह उसके रक्त को चूसकर अपनी भूख को शांत करता है। उसके बाद यह पूरी रात भटककर अपने कुछ शौक को पूरा करता है। फिर यह सूर्यास्त से पहले अपने इस कब्र में जाकर विश्राम करना पसंद करते हैं। ताज़े ताज़े इस रक्त में इनमें ऊर्जा का संचार होता है। ताज़े रक्त की वजह से यह खुद को जवान और ताकतवर रखने में सफल रहते हैं। फादर, आपकी नरपिशाच की सारी जानकारी एकदम सटीक है। मुझे तो लगता है कि इतनी जानकारी तो इस नरपिशाच को भी नहीं होगी। आपका यह ज्ञान आपके इस अनुभव और कार्य कौशलता को दर्शाता है। वास्तव में अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। देखो, अब बातों में अपना वक्त ज़ाया मत करो, इससे पहले कि 12 बज जाए और यह शैतान फिर से जाग जाए। हमें इसका अंत करना ही होगा। यह कहने के बाद फादर ने अपने साथ लाए हुए थैले से मुट्ठी भर सरसों के दानों को निकाला। उस कब्र की परिक्रमा करते हुए उस ताबूत के चारों ओर छिड़कने लगा। फिर अपनी पहली की जगह पर जाकर खड़ा हो गया। फादर ने अपनी एक थैली से जंगली गुलाब की एक टहनी और वन संजली का एक पौधा उस ताबूत में फेंक दिया। अचानक चमगादड़ों का एक झुंड वहां कहीं से आया और फादर के सिर के ऊपर साए करते हुए निकल गया। यदि वह समय पर न झुकते तो निश्चित ही उन्हें भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता था। इस दृश्य को देखकर जेनेलिया कांप उठी। फादर उसके करीब आए और जेनेलिया के मुख से उस विशेष परिधान से नकाब को एक झटके से उसके चेहरे से हटा दिया। जेनेलिया ने झट से अपने दोनों हाथों से अपने छाती को ढकने का प्रयास किया। उसे अब यह ज्ञात हो चुका था कि उसके इस विशेष परिधान से छाती वाला कुछ हिस्सा फट चुका था। वह इस अजीब सी हालात का सामना करने के लिए विवश हो चुकी थी। उसने देखा कि फादर की आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डरो मत, ऐसा करना ज़रूरी था। सच कहूँ तो अब इस पोशाक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कार्य बस इस पिशाच की कब्र तलाशने के लिए ही था। फादर के ऐसा कहते ही जेनेलिया के मन में अचानक संदेह उत्पन्न हुआ कि वह अचानक इस तरह की बातें क्यों करने लगा। उसने उसका ध्यान हटाते हुए कहा कि फादर जल्दी करें, हमारे पास बस अब 5 मिनट का ही समय बचा हुआ है। हाँ, तुमने सही याद दिलाया। अब हम लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। यह लो लहसुन और उसके मुंह को खोलकर उसके अंदर डाल दो। लेकिन वह शैतान इसी बीच जाग उठा तो उसके लिए मैं यही हूँ। तुम उसकी तनिक भी चिंता मत करो, मैं उससे निपटने के सारे उपाय रखे हुए हूँ। मैं तुम्हारा जरा सा भी बाल का बांका नहीं होने दूंगा। तो क्या जेनेलिया और फादर मिलकर इस नरपिशाच का अंत कर पाएंगे, या फादर के दिमाग में चल रहा है कुछ और? क्या जेनेलिया की जान को खतरा है? क्या जेनेलिया अपनी जान बचा पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।